नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी हिंदी 2024 के प्रश्न पत्र के ऊपर और यह प्रश्न पत्र उन विद्यार्थियों द्वारा भेजा गया है जो कि इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी के तौर पर शामिल हुए थे। उनके याददाश्त के ऊपर है, वन लाइनर दृष्टिकोण से है। तो हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उन विद्यार्थियों ने न सिर्फ प्रश्नों को भेजा है, बल्कि उनके अंदर जो उनके मनोभाव हैं, उनको भी उन्होंने प्रेषित किया है। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना आप सभी से डिस्कशन किया जाए और साथ में ये उम्मीद किया जाए कि और भी जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, वे कमेंट्स कर कर बताएं कि उनको अभी तक कितने प्रश्नों की याददाश्त है और कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, तो सबकी याददाश्त अलग-अलग ढंग की है। मैं उन विद्यार्थियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वक़्त निकाल कर और अपना समझते हुए प्रश्नों को भेजा है। ठीक है? तो अक्सर हम परीक्षाओं को देकर आते हैं, तो मन में आता है कि पेपर का लेवल कैसा था? कठिन पेपर था कि आसान था? कट ऑफ कितनी हो सकती है? या फिर इसके आगे अब हम क्या करें? रिजल्ट्स का इंतज़ार करें या फिर अन्य किसी परीक्षा की तैयारी में लगें? तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक विद्यार्थी ने हमको मैसेज ये भेजा कि धन्यवाद गुरुजी, आप जो बताए थे वही सब आया है। तो मैंने कहा कि कुछ प्रश्नों को भेजिए आप। तो फिर उन्होंने अपने स्मृति के आधार पर कुछ प्रश्नों को भेजा है, जिसको कि आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है? राहुल साकृत्यायन के अनुसार प्रथम कवि कौन है? मिश्र बंधु के अनुसार प्रौढ़ माध्यमिक काल सीमा क्या है? प्राकृतिक प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? ठीक है? रामकुमार वर्मा के अनुसार कुल कितने नाथ कवि थे? तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और भारतीय काव्य शास्त्र से कुछ प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर पे अभी मैं विस्तार से नहीं बात करूंगा, क्योंकि जब तक एकदम से प्रश्न पत्र देखकर उसके नेचर को देखते हुए हम उसको न देखें तब तक डिस्कशन करना अच्छा नहीं है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आसान प्रश्नों में रखे जा सकते हैं और लगभग सभी विद्यार्थी इनके उत्तर जान ही रहे होंगे। ठीक है? आगे बात करते हैं कि कुछ और प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य किसका कथन है? जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? 10 तस्वीरों कौन सी विधा है? इसमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? ठीक है? तो यहाँ तक कि विद्यार्थी ने विकल्प को भी देने का प्रयास किया। देसिल बना सब जन मिठा। देख रहे हैं टाइपिंग करने में भी कुछ गलतियां हैं। मेरी कोशिश है कि आप उन प्रश्नों से परिचित हो जाएं कि सीयूईटी 2024 में ये प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर सब्जेक्टिव तौर से पढ़ते हैं, तो परीक्षा तक हमें लगता है कि हमारी तैयारी कहीं अधूरी तो नहीं है, या फिर पीछे के जो क्वेश्चन पेपर आए रहते हैं उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं और परीक्षा में जाकर देखते हैं कि इस बार कुछ अलग ही पैटर्न को अपना लिया गया है। पैटर्न सरल और कठिन दोनों हो सकता है। तो कभी कभी कठिन प्रश्न पत्र बना दिए जाते हैं, कभी कभी आसान बना दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी महीनों से तैयारी करते हैं और गंभीरता से तैयारी करते हैं, उनके लिए कोई कितना भी पेपर कठिन बनाया जाए, उनकी तैयारी इस लेवल की हो जाती है कि वो उनके लिए प्रश्न पत्र आसान सा लगने लगता है, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। आगे कुछ और प्रश्न को भेजा है विद्यार्थियों ने कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? बहुत ही चर्चित प्रश्न रहा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में हिंदी के 75 प्रश्न वाली वीडियो सीरीज देखी होगी, तो कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और मैं हर अभ्यास सेट में आप सभी को अलर्ट और सतर्क भी करता रहा कि किसी भी प्रश्न को कठिन और आसान नहीं मानना है, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखेंगे कि दोनों का मिक्सअप रहता है। आसान सवाल भी रहते हैं और कठिन सवाल भी रहते हैं। तो परीक्षा में आप तब पीछे होना शुरू कर देते हैं जब आपके आसान प्रश्न गलत होने लगते हैं। कठिन तो सबके लिए कठिन होते हैं, लेकिन आसान
प्रश्न ही आपको उस प्रतियोगिता में शामिल करके रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी। तो हमने भक्ति काल पर चर्चा करते हुए अलग अलग प्रैक्टिस सेट में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर बात करते हुए मैंने बताया था कि भक्ति काल में आप देखेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा एक तरफ है, दूसरी तरफ भक्तों की जो भक्त कवि हैं उनकी भक्ति भावना भी अलग अलग ढंग से, किसी की माधुर्य भक्ति भावना है, सख्य है, दास्य है। ठीक है, तो तुलसीदास का आप समझ गए कि कौन सी भक्ति भावना है जब उन्होंने श्री राम को ही अपना आराध्य मान लिया। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित जन संचार से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आया कि क्या है। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों में ये आ चुका है। अब कुछ और विद्यार्थी जो इस मैसेज किए जिसमें विद्यार्थी ने लिखा कि हाँ सही में संधि की परिभाषा पूछी है, नाथों की संख्या पूछी। तो आपने देखा कि दूसरे विद्यार्थी ने भी बताया था अभिधा उत्तम काव्य लक्षणा। ये तो एकदम से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता रहता है। और किसी का अर्थ पूछा था यहाँ पर। अब विद्यार्थी ने कहा कि सर आज मैंने सीईटी का तो एग्जाम दे दिया और आगे भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन आपके जेआरएफ वाले ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं उसमें ऐड हो गया। तो आपका बहुत स्वागत है कि आप एक कदम आगे चलकर दूसरे ग्रुप में जुड़ गए। मैंने देखा कि जो सीईटी पीजी हिंदी 2024 के लिए मैंने ग्रुप बनाया था, तो परीक्षा के बाद बहुत सारे विद्यार्थी इसको छोड़ना शुरू कर दिए। तो इतना जल्दी किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि भारत ऐसे लोगों का देश है कि जिसके साथ अगर आप 5 कदम चल देते हैं तो उससे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से दिल पे भी बात लगती है। खैर, जिसको जाना है उसको कौन रोक सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी ने कहा कि पेपर का लेवल बड़ा ही इजी था और जो विद्यार्थी तमाम इतिहास ग्रंथों को पढ़े थे वो तो किए ही, साथ में कुछ विद्यार्थी ऑनलाइनर किताबों को पढ़कर गए थे, तो दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि कोई विद्यार्थी 2-3 महीने तक बेसिक किताबों को पढ़ने में अपना समय खपाया, ऐसा उनका मानना है। और कुछ विद्यार्थियों ने चंद दिनों में उतनी ही तैयारी कर ली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने लिखा कि पढ़ाई 3 मंथ अच्छे से की, नोट्स भी बनाया, बर्बाद नहीं जाएगा ना सर। देखिए कैसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होने लगती है जब पेपर का लेवल ऐसा लगता है कि कोई कम मेहनत करने वाला विद्यार्थी और कोई अधिक मेहनत करने वाला विद्यार्थी एक ही बराबर रूप में दिखाई पड़े, तो विद्यार्थियों को लगता है कि क्या हमने समय बर्बाद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तो मैंने उनको मैसेज किया कि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, असली लड़ाई आगे मेरे प्रिय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदी विषय या फिर किसी विषय से एकेडमिक में अपने को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है, तो आप देखेंगे कि हर प्रश्न पत्र कठिन नहीं पूछे जाते। उसमें कुछ आसान भी सवाल रहेंगे, कुछ कठिन भी सवाल रहेंगे। निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है। किसी परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, किसी में कम कर देते हैं। तो इसलिए किसी तराजू को लेकर आपको नहीं चलना है कि इसमें इतना ही पढ़ना है, इसमें इतना पढ़ना है, तो फिर बड़ी दुविधा हो जाएगी। फिर विद्यार्थी ने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है गुरुजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर अगले एक विद्यार्थी ने मैसेज किया कि आपका पढ़ाया हुआ आया था, बाकी मैंने स्टडी किसी से इन्होंने लिया हुआ था बैच। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो किसी तरीके का कोर्स इत्यादि नहीं बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको उस परीक्षा से जोड़ कर रखा जाए, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसी के सिलेबस के अनुसार यहाँ पढ़ाया जाए, जिससे कि आपकी सीटिंग प्लान अच्छे से बढ़े और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसी बहाने आप न चाहते हुए भी 1-2 घंटे पढ़ें। हमारी यही कोशिश रही है और आप लोग लगातार जुड़ते गए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता गया। ठीक है, और बाकी चीजें तो हैं ही। यहाँ पर देखिए इनके अनुसार भी वही सारे प्रश्न हैं। ठीक, जो आए हुए थे, कुछ इन्होंने अपनी स्मृति को बढ़ाते हुए कथन और कथन तर्क पर आधारित प्रश्नों को भी याद करके बताया हुआ है। तो यानी कि मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि ठीक पेपर आया था। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि खुमान रासों की भाषा क्या है, जिसमें शायद ऑप्शन में राजस्थानी और डिंगल भी दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिंगल जो है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी जो शैली है
एक डिंगल एक शैली है और राजस्थानी क्या है, एक भाषा के रूप में है। तो अब प्रश्न पूछने का नेचर क्या रहा है, जब तक क्वेश्चन पेपर हम न देखें तब तक सटीक उत्तर बताना क्या हो गया, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसमें रीति काव्य का द्वार किस कवि ने कहा है, किस चीज को रीति काव्य का द्वार कहा है। अब क्वेश्चन देखेंगे तभी होगा, क्योंकि ये स्मृतियों पर आधारित है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया, अब विकल्प देखेंगे तभी बता पाएंगे। मिस्र बंधु के, ये वही देखिए सवाल आ गया। तो कुछ कुछ पुराने सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आप। नई कहानी पत्रिका का संपादन वर्ष क्या रहा है, इसको तो बताया जा सकता है। समाचार सुधावर्षण का संपादन, देखिए यहाँ पर किस तरीके से त्रुटियां हो जाती हैं हमारे टाइपिंग में, ठीक है ना। अत्याचार में कौन सी संधि है, तद 200, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं रहा है। आपका बेसिक अगर तैयार है, चाहे वो साहित्य में हो चाहे व्याकरण में, तो अच्छा कर लेंगे आप। विद्यार्थी ने लिखा कि धन्यवाद गुरुदेव, जो कुछ हमने पढ़ा था वो तो ठीक रहा। बीएचयू में है, बीए का अंतिम सेमेस्टर है गुरुदेव, इस बार बीएचयू तो पक्का है, जेएनयू मुश्किल लग रहा है। कट ऑफ को लेकर या फिर सीट जो वहां पर कम है उसको लेकर हो सकता है कि आप चिंतित हो, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आए तब तक इस तरीके से नहीं सोचना है। हो सकता है कि आपका जेएनयू में भी हो जाए, ठीक है ना। कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिएगा। कट ऑफ पे मैं वीडियो यही कहूंगा कि अगर आपका स्कोर 75% से लेकर 80% के बीच में है, तो ये मानकर चलिए कि आप भारत की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे और आगे अच्छा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का महत्व तो है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर बीएचयू नहीं होता, जेएनयू नहीं होता, तो शायद हम अपने जीवन में टारगेट नहीं बनाते। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि आपको एक टारगेट बनाने के लिए मजबूत करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे जीवन में बहुत चीजें हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, हमने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया, एमए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से किया, एमफिल पीएचडी सब कुछ किया। करने के बाद नौकरी जब आपको करने का मौका मिलता है, तो जहां भी मिलती है वहां पर आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चाह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाएं, तो बहुत रेयर केस में, मतलब कि पॉइंट में कुछ लोग। लेकिन जहां से आप पढ़िए, वहां से जो कुछ आपने ग्रहण किया है उसको लोगों के बीच में फैलाइए, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो संयोग से मेरे पास, मेरे कॉलेज में एक विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो मिलने के लिए आए हुए थे। हालांकि उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती है, बल्कि आप अपने कामों से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग आपके महत्व को समझ रहे हैं। तो जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और न कोई पुरस्कार है। बड़े जगहों पर आप रहिए, 4 व्हीलर से जाइए और पढ़ाइए मत, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा सिद्धांत बहुत अलग ढंग का रहा है और आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुमान रासो की भाषा को लेकर काफी बच्चे इस बार क्वेश्चन किए हुए हैं, यहाँ पर भी आया। अंत में उन्होंने, बच्चों ने कहा कि मेरा पेपर अच्छा ही गया है और लेक्चर से मदद मिली। तो ये मुझे बहुत सुकून देता है कि चलिए कम से कम 2 ही 4 सवाल यहाँ से अगर आप सही कर लिए तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। 2 4 सवाल कैसे कर पाएंगे, इससे ज्यादा किए होंगे, ठीक है ना। तो ये कोई फालतू का प्लेटफॉर्म नहीं है, टू द पॉइंट हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आपको हमेशा सही दिशा में ले जाया जाए। एक बच्चे ने यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में कमेंट किया कि मजेदार पेपर था, मजा आ गया। अब किस तरीके से इनको अच्छा लगा पेपर, अब उनकी भावना है ये, ठीक है। और मेरे प्रति भी इन्होंने कृतज्ञता अर्पित की है। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने समय निकाल के कमेंट किया, ठीक है, और अपनी भावनाओं को मेरे पास पहुंचाया। कुछ एक बच्चे ने लिखा कि हमारा 50 क्वेश्चन सही है, क्या हम जेएनयू डीयू में मिल जाएगा इनको एडमिशन। तो अब 50 क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है, आगे अभी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, थोड़े कम है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना कि 75 में 50 है। तो अगर देखिए कैटेगरी इत्यादि में अगर होंगे तो मे भी चांसेस बन सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पेपर करवा दीजिए, तो पेपर स्मृति पर आधारित कुछ हमने देखा कि क्वेश्चन है, उसको शेयर कर दिया है, ठीक है।
और एक बच्चे ने लिखा कि पेपर अच्छा गया है। तो आप लोगों में से ही इन बच्चों ने समय निकालकर कमेंट किया और प्रश्नों के बारे में बताया हुआ है। प्रश्नों को देखने के बाद यही लग रहा है कि पेपर का लेवल बहुत कठिन में तो नहीं माना जा रहा है। हो सकता है कि इन बच्चों को अभी कठिन क्वेश्चन न याद आए हो। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कठिन रहे ही होंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो 8-10 क्वेश्चन तो उसमें रहते ही रहते हैं, जो कि बच्चों को परेशान करते हैं। और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल रहे होंगे। ठीक है ना? तो अब आप सब भी कमेंट्स कीजिए कि कौन कौन से और प्रश्न आए हुए थे, जिसके आधार पर और बातें की जा सकें। ठीक, तो ये आप लोगों की भावनाएं थी, और क्योंकि आपकी भावनाएं और हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हमने सोचा कि चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, आगे अन्य परीक्षाओं की तैयारी में आप सब लगे रहिए, जुड़े रहिए। आगे हम उत्तराखंड एलटी पर बात करेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद यूपी में ढेर सारी वैकेंसीज अभी पेंडिंग में है, और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद फिर से एक बार आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम देने के, तो उसके लिए लग जाइए। ठीक है, और बिहार में भी एग्जाम्स होंगे ही। अच्छा, बीच में जो पेपर हुआ था उस पर मैंने नहीं चर्चा किया, क्योंकि पेपर एक तो लीक हो गया, तो इसी से मनोबल टूट जाता है, क्या मैं इसमें डिस्कशन करूं। ठीक है, और लेकिन आगे के लिए एक गाइडेंस के लिए तो उस पेपर पे मैं बात जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।